हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 जो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। मतलब हम नए राजनीतिक गठन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी से पहले के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटीं। कुछ मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरीके से बदली, कुछ राज्य स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ और 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के कई बड़े बड़े हिस्सों पे हड़प लिया था, उन पे कब्जा कर लिया था। उसी तरीके से 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। मतलब एक ऐसी घटना, एक ऐसी शताब्दी थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां जो थी धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से अचानक से बदलना शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब पहले के तौर पर जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हो गई थी कि उस दौरान उपमहाद्वीप में जो उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में आज हम। तो हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। जैसे कि हमने अध्याय 4 में मुगलों के बारे में पढ़ा था, मुगल साम्राज्य के बारे में जो अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। तो उस बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ी हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। मतलब लड़ाई लड़ते लड़ते, युद्ध करते करते जो वित्तीय साधन थे वो धीरे धीरे से करके ख़त्म होते जा रहे थे और मतलब उनका खर्च बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन होने लगा। मतलब जो शक्तिशाली मनसबदार थे, जो शक्तिशाली लोग थे, उन्हें केंद्र की सत्ता में रखना कठिन होने लगा था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन मतलब दीवानी और फौजदारी जैसे दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में भी कमी आई थी। उत्तर तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदार और किसान के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। मतलब जो उत्तर पश्चिम भाग में जमींदार और किसान थे, उनके बीच विद्रोह, किसानों ने समस्याओं और भी गंभीर बना दिया था और भी मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की थी। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। मतलब जो अतीत में जो समूह थे विद्रोही मुगलों के खिलाफ, उन्होंने भी मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदार व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके। मतलब जो सरदारों से प्रांतीय और सत्ता, आर्थिक सत्ता थी, जैसे जैसे अन्य समूह सरदारों के हाथ में समूह जाते जा रहे थे, वैसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी बनने को रोक न सके। मतलब जो औरंगजेब थे वह इन बदलावों को रोक नहीं पाए। तो हम देखेंगे कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियों के बारे में थोड़ा सा। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया: बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। मतलब जो किसान हैं वे अपनी फसल तो दोनों उगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता कि पूरा कर में ही पूरा देना पड़ता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे।
जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है। मतलब जो वो ये है कि मतलब जो किसान फसल होता है वो किस फसल नहीं बल्कि सोना है, किसी और का है, वो उससे देना पड़ता है। लेकिन उनके मालिक ज़मींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में ज़मींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते, जिससे उनकी आशा की जाती कि वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, घुड़सवार को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे वो। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मतलब जो ईरान के शासक नादिर शाह थे, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गए। मतलब मतलब जो युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जो उनसे ताकतवर सेना रहती है वह आक्रमण करती है और मतलब उस पर कब्जा करके वो लूटपाट करती है। वहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से ले जाती है, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं वो सब लेके चली जाती है। धन दौलतों को लूट लिया जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। मतलब जो अफगान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और लूटपाट मचाई, मतलब लूट कर ले गए। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। हम देखेंगे कि नादिर शाह ने किस प्रकार से दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए से सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गए, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। मतलब जो नादिर शाह थे उन्होंने दिल्ली में आक्रमण जो किया था, इतनी चीज़ों को लूट कर ले गए थे, जैसे कुछ 60 लाख रुपए हुए, सोने के सिक्के हुए, करोड़ों रुपए के सोने के बर्तन हुए और बहुत सी चीज़ें जवाहर, और कुछ तो इतनी इतनी मूल्यवान थी कि मतलब जिनका कहीं मुकाबला ही नहीं था, जैसे कि तख्ते ताऊस यानी जो मयूर सिंहासन रहता है, राजा का सिंहासन, वह भी लूट कर ले गए थे। एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग बड़े लोगों को उनके कोने से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब बिन कपड़ों के घूम रहे हैं। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है वे अब बेघर हो गए हैं। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। मतलब उन लोगों ने इस तरीके से विध्वंस मचा रखा था कि जो आदर इज्जत लायक लोग थे उन्हें भी मतलब कोई प्यास बुझाने तक के लिए पानी नहीं मिला, और मतलब पूरी सारी दुनिया के को तबाह कर डाला था उन लोगों ने। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो बढ़ ही रहा था। अभिजातों के भिन्न समूह की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। मतलब जो अभिजात थे वे 2 गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के हैं। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इसमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर 1713 और 1719, जो आलमगीर द्वितीय 1754-1759 की हत्या हो गई, और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद।
मतलब जो मुगल सत्ता थी उसका पतन होने के बाद कुछ सूबेदार और जमींदारों ने उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति बढ़ाते गए और जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद पर कब्जा भी करते गए और उन्हें बढ़ाते गए। अब हम बात करेंगे राजपूतों की। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरदारों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास किया था। जो जोधपुर के राजा हैं अतीत सिंह ने वो मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिया। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वेतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघरानों ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अम्बर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। मतलब इस समय मुगल सत्ता के बाद राजा केंद्र में आए, जो मतलब अपनी अपनी राजधानियाँ बनाने लगे, कुछ जगहों पे कब्जा करने लगे। उस तरीके से 1740 की दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। अब हम देखेंगे कि जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में थोड़ा सा। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। जो राजा जयसिंह थे वे अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाने थे और भारी मात्रा में धन संपदा भी थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। मतलब जो राजा जयसिंह है उनका प्रभाव दिल्ली से नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। अब हम बात करेंगे सिखों की। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया था। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बनाया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती। मतलब जो मिसलें थीं और जत्थे थे उन्हें उनकी सेनाओं को दल खालसा कहते थे। इन दिनों दल खालसा वैशाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमतः गुरु के प्रस्ताव कहा जाता है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसान ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है और अपने जो सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। मतलब जो खालसा थे उन्होंने अपने नाम का सिक्का गढ़कर शासन की घोषणा की। ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने भिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई।
अब हम बात करेंगे मराठाओं की। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली केंद्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मतलब जो मराठा थे वो हमेशा लगातार कंटिन्यू मुगल शासन का विरोध करते रहते थे और उसके ज़रिए उत्पन्न हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो 1630 से 1680 तक रहे ने शक्तिशाली योद्धा परिवार जो देशमुख लोग थे उनकी परिवारों की सहायता के से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा जो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। मतलब जो पुणे थी वह मराठा राज्य की राजधानी बन गई। पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया जो उनकी सफलता का रहस्य था। वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का भी विस्तार हुआ। उसने सनसनी और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए थे और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को संसद दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार में मिल गया था। मतलब एक प्रकार का कर होता है चौथ और सरदेशमुखी जो वहाँ उन्हें उसका उस चीज़ की परमिशन मिल गई थी वहाँ से वसूलने का, जहाँ वह उन लोगों ने जहाँ से वो क्षेत्रों को जीता उसमें। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ीं। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और ओडिशा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिला ही मगर उनके लिए कीमत भी चुकानी पड़ती थी। मतलब जो वहाँ से संसाधन मिलते थे उनकी कीमत। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठा को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। मतलब जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें मराठाओं को किसी की सहायता नहीं मिली थी। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठाओं ने एक प्रभावी प्रशासक व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठाओं का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधियों के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। मतलब जो उज्जैन था वह इंदौर के संरक्षण में उन आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठाओं द्वारा जो नियंत्रित इलाके थे उनके नए व्यापार के नए मार्ग खुल चुके थे। जो चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। तो हमने देखा कि मराठाओं ने कैसे धीरे धीरे करके इतने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, इतने क्षेत्र जीतते गए थे और वहाँ पर शासन करने लगे। तो अब हम बात करेंगे जाटों की। जो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। मतलब जो दिल्ली के कुछ पश्चिम में जो क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर शुरू हो गया।
वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। मतलब जो पानीपत और बल्लभगढ़ के शहर हैं वह उनका व्यापार का केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। जो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। मतलब जो वहाँ पे कब्जा हुआ तो फिर जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जावेद शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से और उनके इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया, वह दीग की इमारत उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई। मतलब जो भरतपुर का किला था वह पारंपरिक तरीके से बना था और वो जाटों ने और अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय किया वहाँ पर और एक विशाल बाग महल बनवाया। बाग मतलब बगीचा। शाही वास्तुकला से जिस रूप को पहली बार शाहजहाँ ने युग में जोड़ा गया था, वह दीग की इमारत उन्हीं रूप के नमूने पर बनाई गई। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। तो इसमें हमने 18वीं शताब्दी के बाद के शासकों के बारे में देखा, कुछ पहले के बारे में भी पढ़ा और हमने जाना कि कैसे मुग़ल आए, कैसे जाट सिख ने मराठाओं ने किस तरीके से अपने शासन किया, किस तरीके से लड़ाई की, कैसे कैसे क्षेत्र जीतते गए और अपनी सत्ता बढ़ाते गए। तो आज हमने इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी। तो हम मिलते हैं अब अगले चैप्टर में।